नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। इस वक्त दिल्ली की खबर की बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में आईडी धमाके की पुष्टि हो गई है। जहां आईडी धमाका दिल्ली में हुआ, जिसकी पुष्टि हो गई है। इजरायली एम्बेसी के पास यह धमाका हुआ। धमाके के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना समेत सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह अलर्ट जारी किया है। 5:05 पर दरअसल ये धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में अब पुलिस जुटी हुई है। 5:05 पर यह धमाका हुआ और अब इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस जो है छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी खंगाल रही है। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली एम्बेसी के पास यह धमाका हुआ है और इस धमाके से यहां आसपास जो 3 गाड़ियां खड़ी हुई थी उसके शीशे टूट गए। अब वहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं आसपास में, उनमें जो तस्वीरें कैद हुई होंगी उससे बहुत कुछ जानकारी मिल पाएगी और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब उसे खंगालने में जुटी हुई है। क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? है कहाँ पे होने की कॉल? दे रखा है तुगलक रोड। अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी थी। हमने जो पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। तो इजरायली एम्बेसी के पास ये धमाका हुआ और उसके बाद दिल्ली में इस धमाके के बाद बिहार में पटना सहित सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये पटना जो है शहर, यहाँ पे भी पुलिस की जो गश्ती है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ देख सकते हैं कि जो जिप्सी है, पुलिस जो गाड़ी है वो शहर में गश्ती करती नजर आ रही है और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो है पटना एसएसपी से लेकर के दूसरे सभी जिलों के एसपी को जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने ये जानकारी दी है। उनके मुताबिक दिल्ली में जो इजरायली दूतावास के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसको देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिले के पुलिस कप्तान को जो है अलर्ट पे रहने को कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद हो। सभी जगहों पे जो संवेदनशील जगह हैं वहां पे गश्ती पुलिस की बढ़े। उसके साथ ही अगर कहीं भी कोई जो अनजान व्यक्ति दिखता है तो उसकी सघन जांच पड़ताल की जाए। तो इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। रेल पुलिस को भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को जो है पूरी तौर पे चौकस रहने का निर्देश जो है वो पुलिस मुख्यालय के स्तर से जारी किया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में भी पुलिस अलर्ट पर है और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। तो स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। क्लास 6 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। 8 फरवरी से क्लास शुरू होगी। हम आपको बता दें कि 6 से 8 तक के लिए स्कूल खुलने वाले हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 50% बच्चों को स्कूल आने की अनुमति इस दौरान होगी। कोरोना गाइडलाइन का इस दौरान पालन करना होगा। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, अभी तक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई थी और अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को शुरू होने पर भी मुहर लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए सिरांधा, जिस तरह से 4 तारीख से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए थे, यही सोचकर कि अगर इसमें सही रूप से अगर बच्चे आएंगे और बच्चों को आपत्ति नहीं होगी अभिभावकों को, उसके बाद जो है छोटे क्लास के बच्चों का स्कूल खोला जाएगा। जाहिर है कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक हुई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। ऐसे में शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और ये मुहर लग गई है कि जो अभिभावक हैं उन्होंने सहमति जताई है। स्कूल प्रशासन ने भी हामी भरी है। इसको लेकर 8 फरवरी से राज्य भर के
जो निजी विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए जी। जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई है वो शुरू कर सकेंगे। ऐसे में 10 महीने बाद बच्चे स्कूल आ सकेंगे। साथ ही जो स्कूल के शिक्षकों को जो इंतजार था, जो स्कूल लगातार आ रहे थे, बच्चे नहीं पहुंच रहे थे, तो स्कूल में एक नया रौनक भी देखने को मिलेगा। सिरांधा, बहुत धन्यवाद रजनीश इस जानकारी के लिए। तो 10 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कक्षाएं शुरू हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खबर किसानों के नाम पर हो रही सियासत की। किसान खेत में है व्यस्त, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? कभी तो खेत पे आए नहीं है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? विपक्ष सियासत में है मस्त। अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। किसानों को नहीं है सियासत से वास्ता। कल जो मानव उसमें शामिल हुई है काफी? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हमको लोग को थोड़ी मतलब है। तेजस्वी का नहीं है खेती से कोई नाता। बरगला रहे हैं किसानों को। वो तो अपना राजनीति कर रहे हैं, तो थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। खेत में किसान, तेजस्वी क्यों परेशान? वो खुद खेत पर कभी नहीं आ जाते हैं तो क्या बताएंगे। सियासी दुकान के लिए याद आ गए किसान। तो किसानों के मुद्दे पर महागठबंधन कल सड़क पर उतरने की तैयारी में है। महागठबंधन कल मानव श्रृंखला बनाएगा। इससे पहले महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मानव श्रृंखला को सफल बनाने पर चर्चा हुई। महागठबंधन की मानव श्रृंखला, किसानों के नाम पर सियासत, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी, नए कृषि कानून के खिलाफ खूब सियासत हो रही है। बिहार में किसान खेत में हैं, लेकिन नेता सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। किसानों के नाम पर मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। खुद को किसानों का हितैषी साबित करने की होड़ है। 30 जनवरी को महागठबंधन के नेता सड़कों पर उतरेंगे। पहले जानते हैं कि विपक्ष का कार्यक्रम क्या है। दोपहर 12 बजे मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए ये श्रृंखला बनाई जा रही है। सरकार के खिलाफ महागठबंधन के नेता मोर्चाबंदी करेंगे। किसान के साथ ही बेरोजगारों और छात्रों से भी साथ देने की अपील की गई है। अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं, बल्कि फंड दाताओं के लिए। महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? इधर सत्ता पक्ष ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन के नाम पर खेल कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पूरी साजिश वहां से हो रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के लिए जमीन लेने वाला किसानों का हितैषी कैसे हो सकता है। लाल किला के प्राचीर पर जाकर जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता, वहां पर झंडा फहरा दिया। और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि विपक्ष के नेता इंतजार कर रहे थे कि वहां पर ये सब घटना घटेगी, गोली चलेगी, लाश गिरेगी और लाश पर ये लोग आकर आंसू बहाकर मातम करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करेंगे। कि मानव श्रृंखला की बात वैसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने नाम पर तो अपने कार्यकाल में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन लिखवा ली। अपना ही नहीं बल्कि अपने नाबालिग बेटे के नाम से, जो आज विपक्ष के नेता हैं, और फर्जीवाड़ा भी उसमें हुआ।
नाबालिग के नाम पर तो लिया ही, नाम भी तरुण यादव कर दिया। वैसे लोग आज किसान के नाम पर मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं। उधर महागठबंधन मानव श्रृंखला को पूरी तरह सफल बनाने की कोशिश में जुटा है। तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी मौजूद रहे और मानव श्रृंखला को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नेता भले ही मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं, लेकिन जरा खेत पहुंचे किसानों की बात सुनिए और सोचिए कि क्या मानव श्रृंखला किसानों के लिए निकाली जा रही है, जिन्हें इससे मतलब ही नहीं। खगड़िया के किसानों का कहना है कि ये सारी कवायद सिर्फ वोट के लिए है। कल जो मानव उसमें शामिल हुई है काफी चीज? नहीं, किसान को फुर्सत नहीं है अपने काम धंधे से। अच्छा। हाँ, खेती पटाना है, खाद छींटना है, किसान को कहाँ से फुर्सत मिलेगा कि भाई रोज रोज हम पहुंचे श्रृंखला में। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माने जो निकाल रहे हैं वो क्या कहना वो अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, वो अपने ढंग से मैनेज करेंगे और किसान को नहीं जाने की फुर्सत है। अच्छा, ये लग रहा है कि माने जो किसान विरोधी कानून बता करके बता रहे हैं वो चीज, वो खुद खेत पर कभी नहीं आज जाते हैं तो क्या बताएंगे, क्या पता है उनको कब खाद पड़ना है, कब पानी पड़ना है। कि हम लोग किसान हैं, हम लोग खेती करते हैं, अपना समय पर पानी डालते हैं, खेती खाद डालते हैं। हम लोग क्यों होंगे? वो लोग का तो अपना राजनीति है, तो अपना मानव श्रृंखला निकाले, जो भी निकाले उससे हमको लोग को थोड़ी मतलब है। हम अगर खेती लोग न समय पर अगर खाद पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? तो अपना राजनीति कर रहे हैं, थोड़े किसान के लिए कर रहे हैं। किसान के लिए वो क्या करेंगे? जो करेंगे, जो सरकार है वही किसान के लिए करेंगे। हम किसान सरकार मिलकर चलेंगे। हम झूठों से कुछ किसके पार्टी में जाते रहे। हम किसान, हमको फुर्सत है अपना काम से, हम अपना काम करते हैं। यहाँ माल जाल है, खेती पथारी है, हम किसान को फुर्सत है वहाँ जाने का। वो अपना अपना आदमी लेकर जाएंगे, अपना निकालें, अपना करें, जो करें उनका अपना मर्जी है। वो तो किसी पार्टी का नेता है, किसान नेता तो है नहीं। वो तो पार्टी के लिए निकाल रहे हैं, किसान के लिए कहाँ निकाल रहे हैं? खेत में कभी गए हैं? खेत में तो कभी नहीं गए, वो तो पार्टी में हर टाइम व्यस्त रहते हैं। खेती कब किए हैं? तो आवाज उठा रहे हैं किसानों का ही। आवाज उठा रहे हैं, वो तो राजनीति से उठा रहे हैं। किसान नेता रहते तब ना किसान के लिए आवाज उठाते। वो तो किसान नेता है नहीं, हम तो पार्टी का नेता से उनको जानते हैं। हम किसान लोग को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या करते हैं उससे हम इन लोग को मतलब, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं होता है तो हम कहाँ क्या कर सकते, किसके साथ जा सकते। तो खगड़िया के किसानों की बात आपने सुनी। 30 जनवरी को यानी कि कल किसानों के मुद्दे पर आरजेडी की मानव श्रृंखला पर जमुई के किसानों ने भी सवाल उठाए हैं। खेरा के नवाडेह के किसानों का कहना है कि तेजस्वी यादव का कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित है। जो तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, ये लोग क्या सोचते हैं? ये लोग किसान हैं और अपने खेत में है यहाँ पर। ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? अच्छा, क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बना रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर, तो क्या मानते हैं आप? तेजस्वी यादव कभी खेत पे आए हैं? उनको खेती क्या होता है पता है? हाँ। कभी तो खेत पे आए नहीं है। हाँ। और किसान का समर्थन कर रहे हैं। हाँ। ये तो हमें नहीं लगता कि किसान का समर्थन कहीं से सही है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो तो हैं, बहरूपिया बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। धूप क्या होती है, वर्षा क्या होती है, ठंड क्या होती है, कभी उन्होंने महसूस किया? एसी में रहने वाले लोग क्या जानेंगे किसान के बारे में? और वो किसान का समर्थन करने आ गए। ये सिर्फ बहरूपिया है। अच्छा, जैसा कि किसान आंदोलन चल रहा है और कृषि बिल के खिलाफ, तो अब तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाकर ये कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं उसको सिर्फ प्लॉट पर आके देखेंगे तब न। हाँ। प्लॉट पर देखेंगे तब न कहाँ क्या होता है। हाँ। वो किए हैं कभी? तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है? तो क्या मानते हैं आप लोग के कृषि बिल को लेकर? ये तेजस्वी यादव जो मानव श्रृंखला बना रहे हैं इसको लेकर? वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ हाँ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो राजनीति कर रहे हैं। हाँ। जैसा कि ये लोग किसान है और इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव आकर खेत में देखते और किसान बन के देखते तो उनको समझ में आती कि किसानों की परेशानी क्या है। और इन लोगों का कहना है कि वो राजनीति कर रहे हैं, जो गलत है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। किसानों और नेताओं के बयानों को सुनने के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब बिहार में किसानों का आंदोलन ही नहीं तो मानव श्रृंखला आखिर किसके लिए? क्या जबरन किसान हितैषी दिखने की कोशिश में है विपक्षी दल?
क्या किसानों के नाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं ये नेता? क्या मानव श्रृंखला बनाकर अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस बहाने केंद्र और राज्य सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? जब बिहार में किसानों का आंदोलन ही नहीं तो मानव श्रृंखला किसके लिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। और वो खबर अब जो आपकी आंखें खोलने वाली है, वो खबर जो आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि आपका वास्ता भी ठगों से पड़ सकता है। अगर आप सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी अस्पताल में फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं जो कि मरीजों को इलाज के नाम पर गुमराह कर रहे हैं और मोटी रकम वसूल रहे हैं। यकीन ना हो तो हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सफेद कोट की आड़ में काला खेल। पटना में फर्जी डॉक्टर से सावधान। गौर से देखिए इस पोस्टर को, जिसमें जयप्रकाश नाम का ठग खुद को डॉक्टर बता रहा है। इस पोस्टर में यह बता रहा है कि वो पहले किन किन अस्पतालों में सेवा दे चुका है, ताकि किसी को भी भरोसा हो जाए। फर्जी डॉक्टर की इस मकड़जाल में फंस गई रोहतास की रहने वाली साक्षी गुप्ता, जिससे जयप्रकाश नाम के फर्जी डॉक्टर ने उनके पिता के इलाज के नाम पर 40,900 रुपए ऐंठ लिए। यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। की हालत खराब थी और हमें नंबर मिला डॉक्टर जयप्रकाश का, ये बोल के कि वो पारस हॉस्पिटल में काम करते हैं और मदद कर सकते हैं इलाज करवाने में। उसने शुरू में मदद की, कुछ फोटोज भेजी और फिर उसके बाद उसने बोला कि कुछ दवाइयाँ नहीं है, उसके आपको बाहर से पैसे देने होंगे, और ऐसा करके उसने 40,900 रुपये हमसे ठग लिया। मैंने इसके खिलाफ पीएमओ में कंप्लेन की और फिर उसका रिप्लाई मुझे आया, दिन अब FIR लॉन्च हुई है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। एम्स अस्पताल से निकले इस वीडियो में कई सवाल छुपे हुए हैं। जो मरीज तस्वीर में दिखाई दे रहा है वो साक्षी गुप्ता के पिता लाल बाबू हैं। लाल बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना या फिर यूं कहें कि फर्जीवाड़े के चक्रव्यूह में फंसकर इनकी मौत हो चुकी है। ये पूरा मामला 6 महीने पहले यानी जुलाई महीने का है, जब साक्षी गुप्ता ने कोरोना से पीड़ित अपने पिता को एम्स में भर्ती कराया था। पिता को अस्पताल में भर्ती करने के महज 1 दिन बाद ही साक्षी की मुलाकात जयप्रकाश नामक शख्स से होती है, जो अपने आप को एम्स का चिकित्सक बताता है। नियम के मुताबिक कोरोना वार्ड में मरीज के अलावे परिजनों के जाने की इजाजत नहीं होती है। इसी का फायदा जयप्रकाश नामक शख्स ने उठा लिया। परिजनों को झांसे में लेने के बाद कल होकर उसने जो मरीज हैं लाल बाबू गुप्ता, उनसे वीडियो कॉल के जरिए भी परिजनों को बात कराई कि उनकी स्थिति सही है। उसके बाद तस्वीर भी शेयर किया, जिसके बाद परिजनों को ये भरोसा हो गया कि डॉक्टर जयप्रकाश एम्स के चिकित्सक हैं। जाहिर है उसके बाद जो मरीज की हालात है उसकी भी जानकारी परिजनों को डॉक्टर जयप्रकाश ने देना शुरू कर दिया और ये बताया गया कि परिजनों को कि मरीज की स्थिति काफ़ी खराब है, आपको ये दवा देनी होगी, जिसके लिए मोटी रकम की भी मांग की गई। परिजनों ने जब मोटी रकम खर्च किया, अगले 2 दिनों बाद लाल बाबू गुप्ता जो मरीज हैं उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद परिजनों को शक होता है, तब उसने एम्स प्रशासन के साथ साथ जो फुलवारी थाना है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई, पीएमओ को ट्वीट किया, पीएमओ से लिखित शिकायत की। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने पटना एम्स को जांच का आदेश दिया और जांच के आदेश के बाद जब एम्स प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की, तब जाकर ये पता चला कि पटना एम्स में डॉक्टर जयप्रकाश नाम के कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है, यानी वो फर्जी डॉक्टर थे जिन्होंने मरीज को गुमराह किया। पिता की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी साक्षी ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी। ट्वीट के जरिए पीएमओ तक अपनी बात पहुंचाई। साक्षी के ट्वीट का पीएम और हेल्थ डिपार्टमेंट से रिस्पांस भी मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले पर एम्स को जांच का आदेश भी दिया। तब जाकर फुलवारी शरीफ थाने में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। हाँ, फिर SHO एम्स ने बोला कि वो हमारे अंदर का नहीं है, तो मैंने बोला कि आखिर फोटो वोटो कैसे भेजा, तो उसका जवाब नहीं दे पाए। चिकित्सक पर जो आरोप लगा है, क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई होगी? वो फर्जी चिकित्सक नहीं है, फ्रॉड है वो। उसका अनुसंधान चल रहा है, देखते हैं हम लोग। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? फ्रॉड है, कोई वो चिकित्सक नहीं है अभी तक के अनुसंधान। इसका अभी हम लोगों को लोकेशन नहीं हुआ, अभी अनुसंधान में ही है। अब सवाल उठता है कि पटना एम्स में कैसे घुसा फर्जी डॉक्टर।
कोरोना वार्ड में फर्जी डॉक्टर ने कैसे एंट्री ले ली, कोरोना मरीज का फोटो किसने लिया, परिजनों से वीडियो कॉलिंग कैसे मुमकिन हुआ। जाहिर है इन तमाम सवालों का पुख्ता जवाब एम्स प्रबंधन के पास भी नहीं है। एक्चुअली क्या था कि कोरोना काल में चूँकि पेशेंट के अटेंडेंट अलाउड नहीं थे, तो यहाँ से जो हमारे एम्प्लॉई हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे लोग पेशेंट के जो तीमारदार हैं या उनके जानने वाले हैं, तो कोई भी रिक्वेस्ट करके कुछ जानकारी बाहर मांग रहा था कि हमारे पेशेंट की स्थिति आज कैसी है, क्या हो रहा है, इस तरीके से। तो इस तरह से कोई भी ये बहुत कॉमन रहा है और पूरे समय हो रहा है, अभी आज भी हो रहा है कि आदमी फ़ोन करता है, सर मेरा पेशेंट यहाँ पे भर्ती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि उसका क्या स्टेटस है। तो ये स्टेटस उस पेशेंट के बारे में भी बताया गया जिसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। चारों तरफ गार्ड के घेरे में एम्स रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई फर्जी चिकित्सक कैसे प्रवेश करता है, कैसे मरीज के परिजनों को गुमराह करता है, कैसे वीडियो कॉल करता है, कैसे तस्वीर को शेयर करता है, और आखिरकार मरीज की जब मौत हो जाती है तब फर्जी चिकित्सक फरार हो जाता है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।